नमस्कार और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रशासनिक कदम पर गहराई से बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में आप समझिए लाखों छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब यूपीएमएसपी की 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा केंद्र तय करने की प्रक्रिया है उसकी। हाँ। और इसमें राज्य के सभी स्कूलों को अपनी जो बुनियादी जानकारी है उसे परिषद की वेबसाइट पर अपडेट करना है। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरी प्रक्रिया का एक खाका सा खींचती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये प्रक्रिया क्या है, बल्कि ये समझना है कि भाई इसे क्यों लागू किया जा रहा है, ये तकनीक के जरिए कैसे काम कर रही है और इसमें स्कूलों और अधिकारियों की भूमिका क्या तय की गई है। मतलब हम इस पूरे सिस्टम की नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे आज। जी हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। परिषद ने स्कूलों के लिए अनिवार्य क्या किया है और क्यों? ऐसा क्या बदल रहा है कि ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, परिषद का निर्देश इसमें बहुत साफ है कि जो 2026 की बोर्ड परीक्षाएं होंगी उनके लिए कौन सा स्कूल परीक्षा केंद्र बनेगा, इसका फैसला आप समझिए पूरी तरह से स्कूलों द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी के आधार पर ही होगा। अच्छा, पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। इसलिए हर स्कूल, चाहे वो सरकारी हो, सहायता प्राप्त यानी एडेड हो या प्राइवेट हो, सबके लिए अपनी मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों का ब्यौरा परिषद के पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरी जिम्मेदारी बना दी गई है। और ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या पहले केंद्र निर्धारण का तरीका कुछ अलग था जिसमें शायद पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती थी या कुछ दिक्कतें थीं? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पहले की जो प्रक्रियाएं थीं उनमें संभवतः जानकारी जुटाने में ज्यादा समय लगता था। शायद वो उतनी मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती थी और उसमें आप कह सकती हैं विसंगतियों की गुंजाइश रहती थी। इस नई व्यवस्था का एक मुख्य उद्देश्य है पूरी प्रक्रिया को ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाना। पारदर्शी, हाँ। जब हर स्कूल एक ही फॉर्मेट में एक ही जगह पर अपनी जानकारी देगा तो तुलना करना और सही फैसला लेना आसान होगा। अधूरी या पुरानी जानकारी के आधार पर केंद्र बनाने से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसा शायद पहले कभी-कभार होता भी रहा हो। आपने आधारभूत सूचनाएं या मूलभूत सुविधाओं का जिक्र किया। हाँ। इसमें किस तरह की जानकारी शामिल है? मतलब स्कूलों को बताना क्या-क्या होगा? इसमें कई चीजें शामिल हैं जो एक अच्छे परीक्षा केंद्र के लिए आप समझिए बहुत जरूरी हैं। जैसे स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, पक्की है, सुरक्षित है, कुल कितने कमरे हैं और उनका साइज क्या है, ताकि ये पता चले कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करते हुए कितने छात्र बैठ सकते हैं वहाँ। अच्छा। फर्नीचर कितना है, डेस्क, बेंच, कुर्सियां ये सब पर्याप्त हैं या नहीं, बिजली की व्यवस्था कैसी है, क्या हर कमरे में पंखे हैं, लाइट है, क्या जनरेटर या इन्वर्टर का बैकअप है। खासकर गर्मियों में होने वाली परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। फिर पीने के पानी की सुविधा, टॉयलेट्स की स्थिति और उनकी संख्या, चार दीवारी और गेट लगाकर स्कूल की सुरक्षा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये सभी जानकारियां मिलकर तय करती हैं कि कोई स्कूल परीक्षा करवाने के लिए कितना फिट है, कितना सक्षम है। ये तो काफी सारी जानकारी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे स्कूलों से ये सारी जानकारी एक जगह कैसे इकट्ठा की जा रही है? क्या इसके लिए कोई खास सिस्टम बनाया गया है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। परिषद ने इसके लिए एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा। उसका पता भी दिया गया है, school.upmsc.edu वाला जो लिंक है। ये पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। सेंट्रलाइज्ड? हाँ, हर स्कूल को इस पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जानकारी दर्ज करनी है या अगर पहले से है तो उसे अपडेट करनी है। इससे जानकारी बिखरेगी नहीं, बल्कि एक ही जगह पर व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध रहेगी। ये पुराने कागजी तरीकों से तो बहुत ही अलग और बेहतर है। हाँ, वो फाइलों और रजिस्ट्रों वाला जमाना गया। बिल्कुल। उसमें जानकारी खो जाने या देर होने का डर हमेशा बना रहता था। ये दिलचस्प है कि तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेना ही तो काफी नहीं होता। इस पोर्टल का वर्किंग स्टाइल क्या है, खासकर पारदर्शिता और निगरानी मतलब मॉनिटरिंग के नजरिए से? क्या अधिकारी सिर्फ डेटा जमा होने का इंतजार करते हैं? नहीं, यहीं ये व्यवस्था और भी रोचक हो जाती है। ये पोर्टल सिर्फ एक डेटा कलेक्शन टूल नहीं है, आप समझिए, ये एक सक्रिय निगरानी और प्रबंधन प्रणाली भी है। अच्छा, कैसे? इस पोर्टल पर एक डैशबोर्ड की सुविधा दी गई है। ओके। जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं यानी DIOS और दूसरे संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी जो जिले के स्कूलों की निगरानी और प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं,
उन्हें अपने खास यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए। ओके। वो इस डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अधिकारी लॉगिन करके क्या देख पाते हैं? क्या उन्हें सिर्फ फाइनल रिपोर्ट मिलती है या कुछ और भी? नहीं, फाइनल रिपोर्ट नहीं, उन्हें रियल टाइम में जानकारी मिलती है। रियल टाइम? जी हाँ, वास्तविक समय में। जैसे ही कोई स्कूल अपनी जानकारी अपडेट करता है, वो डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होने लगती है। अधिकारी देख सकते हैं कि उनके जिले में कुल कितने स्कूल हैं, उनमें से कितनों ने अपनी जानकारी सफलतापूर्वक पोर्टल पर अपलोड कर दी है और कितने स्कूल अभी भी पीछे हैं या जिनका डेटा आना बाकी है। अरे वाह! हाँ, ये पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त पारदर्शिता लाता है, क्योंकि सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। वो जिलेवार, ब्लॉकवार, यहाँ तक कि स्कूल विशेष की प्रगति भी देख सकते हैं। रियल टाइम में निगरानी, इसका मतलब है कि अधिकारी सिर्फ आंकड़े नहीं देख रहे, बल्कि प्रक्रिया पर लगातार नजर रख रहे हैं। तो क्या उनका काम यहीं खत्म हो जाता है या वे इस जानकारी के आधार पर कुछ कदम भी उठाते हैं? नहीं, वो सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि वो एक प्रोएक्टिव रोल, एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यही इस डैशबोर्ड की असली ताकत है। अच्छा, वो कैसे? अगर किसी डायोस को डैशबोर्ड पर दिखता है कि भाई कोई स्कूल जानकारी अपडेट करने में बहुत पीछे चल रहा है या बार बार कोशिश करने पर भी अपडेट नहीं कर पा रहा है, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। वे पोर्टल के माध्यम से उस खास स्कूल की डिटेल्स देखकर सीधे स्कूल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं। पता लगा सकते हैं कि देरी क्यों हो रही है, क्या कोई तकनीकी समस्या आ रही है या स्कूल की तरफ से कोई लापरवाही है। अच्छा। फिर वे उन्हें जरूरी निर्देश दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर थोड़ी सख्ती भी बरत सकते हैं ताकि काम समय पर पूरा हो। यह सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक्टिव इंटरवेंशन है। तो ये महज एक नियम जारी करने जैसा नहीं है, बल्कि उस नियम का पालन हो ये पक्का करने के लिए एक पूरा तंत्र, एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें तकनीक है, पारदर्शिता है और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। बिल्कुल सही। तो स्कूलों के लिए ये सब समय पर करना इतना जरूरी क्यों बताया गया है? इसके पीछे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका महत्व कई स्तरों पर है। सबसे पहले तो प्रशासनिक नजरिए से देखें, बोर्ड परीक्षा एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज होती है। हाँ, बिल्कुल। परीक्षा केंद्र समय पर फाइनल हों, ये बहुत जरूरी है ताकि एडमिट कार्ड जारी हो सके, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं सही समय पर भेजी जा सके, जो निरीक्षक हैं उनकी ड्यूटी लग सके। ये सारे काम एक टाइमलाइन पर निर्भर करते हैं। अगर स्कूलों की जानकारी ही समय पर नहीं मिलेगी तो केंद्र निर्धारण में देरी होगी और पूरी परीक्षा की समय सारणी जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा सकती है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां हजारों स्कूल और लाखों छात्र हैं, ऐसी देरी का असर बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, ये तो प्रशासनिक पहलू हुआ। छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है? उनकी नजरिए से ये क्यों जरूरी है? यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मेरे हिसाब से। ये सीधे तौर पर लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा के अनुभव और शायद उनके प्रदर्शन से भी जुड़ा है। कैसे? अब जरा सोचिए, अगर अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर किसी ऐसे स्कूल को परीक्षा केंद्र बना दिया जाए जहां बुनियादी सुविधाएं ही ना हो, जैसे बैठने के लिए ठीक से फर्नीचर ना हो, गर्मी में पंखे न चल रहे हों, पीने के साफ पानी का इंतजाम ना हो या शौचालय गंदे हों। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में छात्र परीक्षा पर ध्यान कैसे लगा पाएंगे? ये न सिर्फ उनके लिए असुविधाजनक होगा, बल्कि एक तनाव भरा माहौल भी बनाएगा। सही और वेरीफाइड जानकारी ये सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि केंद्र उन्हीं स्कूलों को बनाया जाए जहां छात्र बिना किसी फालतू की परेशानी के शांत और ठीक माहौल में अपनी परीक्षा दे सकें। ये एक तरह से निष्पक्षता, फेयरनेस का भी सवाल है। हर छात्र को परीक्षा देने के लिए एक न्यूनतम मानक स्तर की सुविधा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो एकदम सही है। अगर जानकारी सिर्फ कागजों पर हो या पुरानी हो तो जमीनी हकीकत कुछ और हो सकती है। जैसे किसी स्कूल ने लिख दिया कि 50 कमरे हैं, पर शायद उनमें से 10 मरम्मत के लायक हो। हाँ, हो सकता है। या फर्नीचर पूरा बताया गया हो पर असल में टूटा फूटा हो। इस ऑनलाइन अपडेटेड जानकारी से शायद ऐसी गड़बड़ियों को कम करने में मदद मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि स्कूल जो जानकारी दे रहे हैं वो कितनी सटीक है। क्या उसके सत्यापन, मतलब वेरिफिकेशन का भी कोई तरीका है? ये भी एक पॉइंट है। बिल्कुल। संभव है कि कुछ स्कूल अपनी कमियों को छुपाने के लिए जानकारी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दें। यहाँ पर शायद अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। न सिर्फ डैशबोर्ड पर प्रगति देखना, बल्कि जरूरत पड़ने पर औचक निरीक्षण, मतलब सरप्राइज इंस्पेक्शन या किसी और तरीके से जानकारी को वेरीफाई करना। क्योंकि पारदर्शिता का मतलब सिर्फ जानकारी का उपलब्ध होना नहीं है, बल्कि उसका सही होना भी है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, डेटा की क्वालिटी। लेकिन ये प्रक्रिया कम से कम एक स्टैंडर्ड ढांचा तो तैयार करती ही है,
और जैसा आपने कहा, अधिकारियों की सक्रिय भूमिका इसमें एक चेक और बैलेंस का काम कर सकती है। अच्छा, सूचना के अंत में स्कूलों से क्या आग्रह किया गया है? सूचना में बहुत स्पष्ट रूप से सभी स्कूलों से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी जानकारी पोर्टल पर जरूर अपलोड कर दें। इसमें किसी भी तरह की देरी या लापरवाही से बचने को कहा गया है। ठीक है। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि इस सूचना को सभी विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों और संबंधित स्टाफ तक पहुंचाया जाए ताकि कोई भी स्कूल जानकारी के अभाव में इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से चूक ना जाए। ये एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2026 की परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण में एक बड़ा बदलाव ला रही है। ये प्रक्रिया अब ज्यादा डिजिटल हो रही है, ज्यादा पारदर्शी हो रही है और निगरानी आधारित मतलब मॉनिटरिंग बेस्ड हो रही है। जी हाँ। ये निश्चित रूप से पुराने, शायद ज्यादा व्यक्तिपरक और कागजी तरीकों से एक बड़ा कदम आगे है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तकनीक का एक बहुत प्रभावी और जरूरी इस्तेमाल है आज के समय में। इससे न केवल प्रशासनिक काम में कुशलता और तेजी आने की उम्मीद है, बल्कि इसका सीधा फायदा परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को बेहतर माहौल के रूप में मिल सकता है। ईमानदार जानकारी दें। अगर शुरुआती डेटा ही गलत होगा तो पूरी प्रक्रिया का जो उद्देश्य है, यानी सही और सुविधायुक्त केंद्रों का चयन, वो ही कहीं ना कहीं विफल। अधिकारियों की भूमिका सिर्फ निगरानी करने वाले सुपरवाइजर की नहीं है, बल्कि वे सक्रिय सूत्रधार मतलब फैसिलिटेटर या इन्फोसा की तरह है, जो प्रक्रिया को पटरी पर रखने और समय पर पूरा करवाने में मदद कर सकते हैं। ये जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक तरीका लगता है। हाँ बिल्कुल। जब अधिकारियों को रियल टाइम में पता होता है कि कौन पीछे है, कहाँ समस्या आ रही है, तो वे बिल्कुल टारगेटेड तरीके से हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि कैसे तकनीक का उपयोग करके इतने बड़े पैमाने की शैक्षिक प्रशासनिक गतिविधियों को सुधारा जा सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में, जहां स्कूलों की संख्या और भौगोलिक फैलाव बहुत ज्यादा है। यहां मैनुअल तरीके से सब कुछ संभालना वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण होता। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे तकनीक न सिर्फ काम को आसान बना सकती है, बल्कि उसे ज्यादा निष्पक्ष और प्रभावी भी बना सकती है। मतलब प्रशासनिक बोझ कम करके फोकस सुविधाओं और छात्रों के अनुभव पर लाया जा सकता है। हाँ, और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल भी उभरता है, जिस पर शायद आगे विचार करने की जरूरत होगी। क्या सवाल? कि इस तरह की डिजिटल पारदर्शिता और रियल टाइम मॉनिटरिंग का जो मॉडल परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए अपनाया जा रहा है, क्या भविष्य में इसे शिक्षा प्रशासन के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है? अच्छा, जैसे कि उदाहरण के लिए क्या इसका उपयोग शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति मतलब अटेंडेंस की निगरानी के लिए हो सकता है, या जो मिड डे मील योजना है उसके कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए, या स्कूलों को जो फंड मिलता है उसके उपयोग पर नजर रखने के लिए? ये तो बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसके फायदे तो साफ नजर आते हैं, ज्यादा पारदर्शिता, बेहतर निगरानी, शायद भ्रष्टाचार में भी कमी आए। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। निश्चित रूप से होंगी। सबसे बड़ी चुनौती शायद डिजिटल डिवाइड की होगी। क्या उत्तर प्रदेश के हर कोने में, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल हैं, उनके पास इस तरह के पोर्टल को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है? ये एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, क्या सभी स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षक इतने डिजिटल रूप से साक्षर हैं, मतलब डिजिटली लिटरेट हैं, कि वे आसानी से इस प्रणाली का उपयोग कर सकें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तकनीक के कारण कुछ स्कूल और पीछे छूट जाएं? तो इन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग और जरूरी संसाधन मुहैया कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। हाँ, तकनीक अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। उसे सही तरीके से लागू करना और सबके लिए सुलभ बनाना ही असली चुनौती है। ये सोचने के लिए गहरा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसे तकनीक का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। ये चर्चा सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में नहीं थी, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे तकनीक शिक्षा के भविष्य को आकार दे रही है, अपनी संभावनाओं और चुनौतियों के साथ। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।